देखिए बुआ, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का जो बुक है जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2। उस रेनबो पार्ट 2 का जो प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी का नाम, पूरा नाम कहें तो मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ये जो ऐसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसको महात्मा गांधी जी ने ही लिखा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस लेखक यानी राइटर यानी महात्मा गांधी जी के बारे में। और जो नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या किस प्रकार से अपने इस निबंध यानी एसे में किया है। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही जानते हैं महात्मा गांधी जी का बारे में, यानी जो लेखक के बारे में ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स दिया रहता है कहानी स्टार्ट होने से पहले, या जो भी है स्टार्ट होने से पहले राइटर के बारे में प्रत्येक चैप्टर में दिया रहता है, उसी को हम लोग सिर्फ जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए गांधी जी के बारे में नेक्स्ट और क्या जानना है। इनका तो हम लोग जान गए, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका यहाँ पर फोटो लगा है। इनसे तो सब लोग वास्तविकता से परिचित है भाई, एकदम बढ़िया से जानते हैं इनको। नेक्स्ट जानते हैं इनके बारे में क्या कहा गया है। इनके बारे में कहा गया हुआ कि जिनका दो और फेमस नाम है, एक बापू और एक फादर ऑफ नेशन, जिसे राष्ट्रपिता कहते हैं हम लोग। यानी गांधी जी को दो और नामों से जानते हम लोग। इनका दो प्रचलित नाम है यानी फेमस नाम है, एक पहला बापू और दूसरा का एक फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता। तो गांधी जी पॉपुलरली जाने जाते हैं, प्रचलित हुए हैं इन दो नामों से। आगे गांधी जी का जो जन्म है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। देखिए ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा है, ये पूर्ण नक्शा नहीं है, इस उधर भी भारत का कुछ हिस्सा है। हम लोग ये भारत के नक्शा में से आपको दिखाना चाहते हैं हम यहाँ पर कि ये जो है ये गुजरात राज्य है। इसी गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जिस घर में जन्म हुआ था वो गांधी जी का यही घर है। घर का जो मेन गेट है, देखिए ध्यान से, ये मेन गेट, इसके हिस्सा को जूम करके थोड़ा सा यहाँ हम निकाले हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल, और नीचे पढ़िएगा तो लिखा है बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी जी, यानी कि जो महात्मा गांधी जी का, यहाँ पर पूज्य महात्मा गांधी जी लिखा है, पूज्य महात्मा गांधी जी का जो जन्म स्थल है यही है। इनके बारे में कहा जाता है कि एक मध्यम वर्ग के यानी मध्यम परिवार के ही थे। मध्यम मतलब उस जमाने में इतने बढ़िया बिल्डिंग है, मतलब घर वर है, मतलब कहे तो अच्छे खासे परिवार से ये बिलोंग करते थे। इनका जन्म है जो गुजरात राज्य के पोरबंदर जिला में हुआ, इसी घर में। ठीक, इसके बाद कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में। जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये जान गए हम लोग। आगे जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और। देखिए यहां पर लिखा है कि पॉलिटिशियन यानी हिंदी में कहे तो राजनेता, और इधर स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक नेता। इधर की ओर हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाए हैं, देख रहे हैं, मतलब ये एक राजनेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। सॉरी, हाँ नेता ही कह सकते हैं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक नेता थे। मतलब ये देखिए यहाँ आपको राजनेता के तौर पर, ये एक लीडर के तौर पर यहाँ मास्क कर रहे हैं, आगे आगे इनके पीछे पूरा भीड़ जनता चली है, यहाँ पर राजनेता के तौर पर। या देखिए ये आध्यात्मिक के रूप में, तो ये जो है एक राजनेता के तुलना में ज्यादा ये थे क्या, आध्यात्मिक नेता थे। तो राजनेता से ज्यादा ये आध्यात्मिक नेता थे। कौन, गांधी जी। और गांधी जी के बारे में इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा आगे देखिए। तो जो गांधी जी थे, गांधी जी इन अंग्रेजों के खिलाफ यानी भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपना एक हथियार बनाए थे।
उस हथियार को क्या नाम दिया? सत्य और अहिंसा, मतलब ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ जो मुख्य हथियार था वो था सत्य और अहिंसा। देखिए ये एक कहा गया इसमें कि ये एक बहुत सस्ता ही हथियार था, कहिए तो इसमें पैसा रुपये किसी चीज का खर्च नहीं है। इन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया और अहिंसा मतलब नो मार झगड़ा लड़ाई काट ये सब कुछ नहीं, मारपीट कुछ नहीं, सत्य और अहिंसा किसके खिलाफ अपना हथियार बनाए? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बनाए भारत में गांधी जी ने। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है वह कि 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति पर हावी रहे। मतलब देखिए ये किस तरह से भारतीय राजनीति पर हावी है, मतलब पूरा भारत के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर, भारत के क्राउड के ऊपर इनका दबदबा था, भारत के लोग इनके बात को मानते थे। ये मतलब जब तक थे, स्टार्ट किए 1915 से और पूरे जब तक 1948 तक थे तब तक पूरे भारत के राजनीति पर इनका कब्जा रहा था, पूरा दबदबा रहा था। जैसे कहें तो आज के डेट में भारत के राजनीति पर किस तरह से मोदी जी का कब्जा है, वैसे ही उस जमाने में गांधी जी का पूरा दबदबा था भारत के राजनीति पर। नेक्स्ट इनके बारे में क्या कहा गया है तो देखिए इसमें लिखा गया हुआ कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है वह कट्टरपंथी, फैनेटिक का मतलब कट्टरपंथी। ऑन 30 जनवरी 1948 मतलब 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनका निधन हो गया। उनका निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा हुआ? तो यही है वो शख्स जिसने इनका निधन किया, जिसका नाम है नाथूराम गोडसे। देखिए ये EX-39 दिख रहा है ना, इसी से गांधी जी को एकदम धाए 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 3 फायर किया और एकदम उल्टा दिया वहीं पर। तो गांधी जी का हत्या इन्हीं के द्वारा हुआ, जिसका नाम है नाथूराम गोडसे। कब हुआ था याद रखिएगा? 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गांधी जी क्या क्या और लिखा है इसके बारे में। गांधी जी एक ऑटोबायोग्राफी लिखे थे, एन ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी का एक ऑटोबायोग्राफी था, मतलब एक आत्मकथा था इनका। ये लिखे थे खुद से अपनी आत्मकथा, जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रू, मतलब मेरा सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सत्य का बहुत प्रयोग भी किया था, तो सत्य के साथ क्या इन्होंने अनुभव किया था उसको इस आत्मकथा में अपनी किताब में लिखे। उनका एक ये किताब है। उन्होंने यंग इंडिया के लिए भी बहुत कुछ लिखे, यंग इंडिया पर बहुत कुछ लिखे, युवाओं के लिए बहुत कुछ लिखे। उन्होंने अनेक जगहों पर, बहुत सारे ओकेजन पर, अलग अलग डिफरेंट ओकेजन पर बहुत सारे भाषण भी दिए। उन्होंने चिंतन भी किया, मंथन भी किया और बहुत अच्छे इंग्लिश के एडोमेटिक्स राइटर भी रहे, मतलब मुहावरेदार लेखक भी रहे। ये मतलब कहें तो गांधी जी किताब ये लिखे, ऑटोबायोग्राफी अपना लिखे, आत्मकथा, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। याद रखिएगा ये गांधी जी का एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। ये यंग इंडिया के लिए भी लिखे, अलग अलग जगहों पे, बहुत जगह पे भाषण भी दिए। ये सिर्फ भाषण ही नहीं देते थे, सिर्फ यंग इंडिया के लिए लिखते भी नहीं थे। ये एक बहुत पवित्र यानी अच्छे एडियोमेटिक्स यानी मुहावरेदार अंग्रेजी के लेखक भी थे गांधी जी। आगे बढ़ते हम लोग। गांधी जी इस चैप्टर यानी इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर में मुख्यतः काम क्या किए हैं? तो वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब ये भारतीय सभ्यता संस्कृति के हैं और ये पश्चिमी सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में अंतर दिखाएं कि किस तरह से हमारी सभ्यता पश्चिम की सभ्यता से अलग है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पोशाक की वेशभूषा की बात करें तो ये भारत की सभ्यता में किस प्रकार से हम लोग पोशाक पहनते हैं, ये पश्चिमी सभ्यता के लोगों को देख लीजिए इनका पोशाक कैसे। तो इन्होंने यही दिखाने का काम किया है कि हमारी सभ्यता में किस प्रकार से लोग एग्जिस्ट करते हैं और पश्चिम की सभ्यता में लोग किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। वो पहनावा हो या फिर देख लीजिए आगे यहाँ पर कार्य करने की जो कृषि की जो पद्धति है, कृषि पद्धति में देख रहे हैं आप यहाँ पर वेस्टर्न वाले
एक घोड़ा के ऊपर खुद बैठा है, इससे खेत भी जोतवा रहा है। इस खेत जोतने के लिए इसमें बहुत सारे हल का प्रयोग किया गया है। इसके ऊपर एक पत्थर रख दिया गया है ताकि जो हल का जो नोक होता है अंदर जमीन की ओर ज्यादा गड्ढा करे। तो इन्होंने शोषण टाइप के हर जगह अपनाया था। ये ज्यादा शोषणिक थे, ये लोग किसी चीज का शोषण करते थे। जैसे इस जानवर से खुद खेत भी जोतवा रहे हैं, इनके ऊपर सवार हो गए हैं भी। ठीक वही देखिए यहाँ पर भारतीय सभ्यता में दो बैलों का प्रयोग किया गया है, इसके साथ एक ही हल का मात्र प्रयोग किया गया है इस प्रकार से। तो वो लोग कृषि भी अलग तरीका से करते हैं, हम लोग कृषि अलग तरीका से कार्य करते हैं। उन लोगों का खेलने का जो तरीका है, गेम का तरीका, वो कुछ अलग ही है। देखिए बैठकर खेल रहे हैं, आराम से मस्ती कर रहे हैं। हम लोग भारतीय गेम में देखिए गिल्ली डंडा कैसे खेल रहा है, फिजिकली मजबूत। तो हम लोग भारतीय सभ्यता में हम लोग क्या करते हैं, अपने फिजिकली काम काजों पर, अपने हाथ पैरों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये लोग दूसरे चीजों पर यानी भौतिकवादी है रहते हैं, ये लोग मटेरियल वाले वस्तु पर ज्यादा आश्रित रहते हैं। हम आप लोगों को एक मैप भी दिखाते हैं जिसमें गांधी जी किस तरह के पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपने भारतीय सभ्यता से अलग बताया है। एक मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखिए वो हम यहाँ पर आपके सामने एक मैप खोल चुके हैं, गूगल मैप ही है, रियल वाला मैप है। देखिए यहाँ पर आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, ये इंडिया का नक्शा है। यहाँ से इंडिया को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए यहाँ से, इस प्रकार से। भाई दूसरे देश में नहीं घुस रहे हैं, कब्जा नहीं कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये अपना इंडिया का ही नक्शा बना रहे हैं, थोड़ा रफ में बना रहे हैं। ठीक, तो ये इंडिया है। इंडिया की सभ्यता यानी भारत की सभ्यता को इधर पश्चिम के कौन कौन देश से, तो कहें तो ग्रीस हो गया, ग्रीस के बाद ये इटली है, रोम है, इटली रोम, इसकी सभ्यता स्पेन हो गया। इन सब पश्चिम के देशों से देखिए भारत के पश्चिम साइड में ये सब है, ग्रीस, इटली, रोम, स्पेन। इन सब देशों की सभ्यता को गांधी जी ने अपने इस भारत देश की सभ्यता से अलग दिखाया है। ये भारत के पश्चिम साइड में स्थित करते हैं इन सभी देश को, इसलिए इनको वेस्टर्न कंट्री यानी यहाँ पर वेस्टर्न पश्चिमी देश या इनके सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता गांधी जी ने कहा है। तो इस पश्चिम की सभ्यता को भारत की सभ्यता से गांधी जी ने इसमें अलग दिखाने का काम किया है। तो हम लोग इनके जो लाइन बाय लाइन बुक में दिया है गांधी जी के बारे में क्या क्या, उस पर अब हम लोग आते हैं। ये देख लीजिए पश्चिम के देश, ये अपना भारत का देश, इधर के देश को और ये भारत के देश के सभ्यता को अलग अलग यहाँ पर दिखा रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा बुक से उठाते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि क्या दिया है। तो आइए यहाँ पर हम खोल दिए वो लाइन बाय लाइन, जो बुक में जो भी लिखा है इसको हम लोग पढ़ करके थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर क्या दिखा है। देखिए सबसे पहला लाइन है मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब जो कि गांधी जी का पूरा नाम है, हम पहले भी बताए थे। ब्रैकेट में लिखा है 1869 से 1848 तक, मतलब ये मोहनदास करमचंद गांधी का जो जीवनी है, जो जीवन काल है, तो 1869 से स्टार्ट होकर 1948 तक चला है। यानी कि 1869 में जन्म लिए और 1948 में इनका मृत्यु हो गया। तो जो गांधी जी का जीवन काल है यहीं तक रहा है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, इसके बाद कमा लगा करके इन सेंटेंस को अलग किया गया है, इधर बाद वाले को कह रहे पॉपुलरली नोन एज बापू, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मतलब कहे तो जो गांधी जी हैं वो, महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी, वो पॉपुलरली नोन एज मतलब जाने जाते हैं, पॉपुलर हैं, बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से, मतलब बापू और राष्ट्रपिता के नाम से। फिर देखिए यहाँ पर कमा लगा दिया है, मतलब कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी के बाद ये जितना भी बात लिखा गया था इसको हम थोड़ा सा घेर देते हैं। ये सब इनके बारे में बताया गया था और ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। सेंटेंस यहां पढ़िए, उसके बाद यहां से स्टार्ट कीजिए। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी वाज मतलब थे, मोर ए स्पिरिचुअल मतलब कि मोर मतलब ज्यादा, स्पिरिचुअल लीडर मतलब मोहनदास करमचंद गांधी थे ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता थे,
देन मतलब तुलना में, किसके तुलना में, पॉलिटिशियन मतलब राजनेता के तुलना में ये एक आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। मतलब पहला लाइन का अनुवाद किया जाए बढ़िया से तो मोहनदास करमचंद गांधी एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। तो देखिए सेंटेंस इस प्रकार से पढ़ा जाता है, बुआ ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसके बाद सेंटेंस यहां से कंप्लीट होता है, कमा लगा करके बीच में कुछ चीजें जोड़ दिया जाता है जो कि यहां पर बता रहा है मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। तो सेंटेंस यहां पर पहला कंप्लीट होता है। दूसरा सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है ही सक्सेसफुली यूज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया, यूज किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया किसका भाई, तो सत्य और अहिंसा का। ट्रूथ मतलब सत्य, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। तो जो ही लगाया है वो महात्मा गांधी के लिए लगाया है। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का, और किस रूप में प्रयोग किया, एज द चीप वीपन्स, एक सस्ते हथियार के रूप में उपयोग किया। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, किसके विरुद्ध हुआ, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया, एक चीप वीपन्स मतलब सस्ते हथियार के रूप में। आगे पढ़ते हैं, एंड हेल्प्ड मतलब और मदद भी किए, किसका, इंडिया का मदद किए, क्यों किए भाई, गैन इंडिपेंडेंस मतलब आजादी प्राप्त करने में, मतलब भारत का मदद भी किए आजादी प्राप्त कराने में। दूसरा लाइन जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है ही से और यहां पर कंप्लीट हो रहा है इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, यहां पर कंप्लीट हो रहा है। इसका अर्थ फिर से कहें तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग एक सस्ते हथियार के रूप में सफलतापूर्वक किया, और साथ ही साथ उन्होंने भारत की आजादी में मदद भी दिलाई। नेक्स्ट है फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली, वो पूर्ण रूप से डोमिनेटेड मतलब हावी रहे, मतलब वो पूर्ण रूप से हावी रहे किसके ऊपर भाई, तो इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के ऊपर उन्होंने पूर्ण रूप से हावी रहा। कब से कब तक, 1915 से 1915 से 1948 तक। इसके बाद आते हैं तीसरा पंक्ति पढ़ते हैं। ये सब बात हम आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से भी समझाए थे। आगे ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई, वो मारे गए, एट मतलब एट द हैंड्स ऑफ फनाटिक, मतलब एक कट्टरपंथी के हाथों वो मारे गए। कब मारे गए, ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। देखिए वो किसी डेट के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। ये जो चौथा लाइन है इसमें कहा गया कि वो मारे गए एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। यहां पर क्या लिखा है, हिज ऑटोबायोग्राफी, उनका आत्मकथा जिसका नाम यहां पर लिख दिया है। आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रू। हमने इसका किताब का फोटो भी दिखाया था। इसके बाद कमा लगाया है, फिर कमा लगा करके इसको सेंटेंस से बाहर कर दीजिए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनका आत्मकथा, और द न्यूमिरस मतलब अनेक, बहुत सारा, न्यूमिरस का मतलब होता है अनेक, बहुत सारा। द न्यूमिरस आर्टिकल मतलब बहुत सारे आर्टिकल, दैट ही रोट, दैट मतलब जो उन्होंने लिखा, फॉर यंग इंडिया, किसके लिए, यंग इंडिया के लिए, एंड द स्पीचेस और भाषण, दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने दिए, ऑन मतलब कब भाई, तो डिफरेंट ओकेजन मतलब अलग अलग अवसरों पर,
यहाँ पर लिखा है कि उनका एक आत्मकथा जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और न्यूमरस आर्टिकल मतलब बहुत सारे आर्टिकल जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा, तथा बहुत सारे भाषण जो उन्होंने अलग अलग अवसरों पर दिया। आगे रिवील हिम, उन्हें उघाड़ता है, उन्हें बताता है। नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर, सिर्फ उन्हें एक मूल विचारक के रूप में नहीं, बट आल्सो बल्कि एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है वह पवित्र, मतलब एक चेस्ट मतलब पवित्र गुरु के रूप में। और किस चीज के गुरु के रूप में? एडियोमेटिक्स इंग्लिश, मतलब मुहावरेदार अंग्रेजी के एक गुरु के रूप में इनको उभारता है। ये सिर्फ एक विचारक ही नहीं है, ये एक बहुत अच्छे मुहावरेदार अंग्रेजी के लेखक भी हैं। तो देखिए यहाँ तक हम लोग ये लाइन कंप्लीट कर चुके हैं कि जो गांधी जी हैं वो सिर्फ एक कहे तो ओरिजिनल थिंकर के रूप में नहीं, मूल विचारक के रूप में ही नहीं जाने जाते हैं, वो मुहावरेदार अंग्रेजी के एक पवित्र महान गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब इस निम्नलिखित अंश में, इस निम्नलिखित टुकड़ा में, कौन निम्नलिखित टुकड़ा भाई? तो उसका नाम यहाँ लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक जो टुकड़ा है, पार्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब कहते हैं पार्ट, टुकड़ा, जो एक बहुत बड़ा एसे था उसमें से इसको लिया गया है। इसमें क्या कर रहे हैं? गांधी जी टॉक्स, मतलब इस फ्लोइंग टुकड़ा में, इस निम्नलिखित टुकड़े में गांधी जी कहते हैं अबाउट, मतलब के बारे में, किसके बारे में? तो साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के मूल ध्वनि के बारे में बात करते हैं। मतलब गांधी जी इस निम्नलिखित टुकड़े में, इस निम्नलिखित हिस्से में जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें भारतीय सभ्यता के मूल ध्वनि के बारे में बात करते हैं। आगे क्या कहते हैं? विच हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड, जो सफलतापूर्वक खड़ा है यानी टिका हुआ है, द पासेस ऑफ टाइम, मतलब बीतते हुए समय के साथ सफलतापूर्वक अभी तक टिका हुआ है। यानी महात्मा गांधी इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति वाले चैप्टर में यही कहते हैं कि जो भारत की सभ्यता है वो बीतते हुए समय के साथ अभी भी टिकी हुई है। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। इसके बाद ये अगला लाइन है जो इसमें लिखा है, क्या हुआ कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता, विच हैज मतलब जो है, मतलब रखता है, टेंडेंसी मतलब एक प्रवृत्ति को रखता है। कैसा प्रवृत्ति? तो प्रिविलेज मैटरलिटी, मतलब भौतिक प्रविष्टियों को ये रखता है, यानी भौतिकवाद जो होता है, भौतिकता, उसकी प्रविष्टि को रखता है। कौन? पश्चिमी सभ्यता। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो भौतिकता के विशेष अधिकारों पर बढ़ावा देता है, यानी उसकी प्रवृत्ति जो होती है वो किस प्रकार के प्रवृत्ति रखते हैं पश्चिमी सभ्यता वाले लोग? भौतिकवाद के रूप में, भौतिकता के रूप पर वो विशेष अधिकार देते हैं। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, मैटरलिटी का मतलब होता है भौतिकता। आगे लिखा है कैन नॉट मैच, मतलब ये जो पश्चिमी सभ्यता है वो कैन नॉट मैच, नहीं मैच कर सकता है, नहीं बराबरी कर सकता है किसका? इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता के, चाहे भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकता है। इंडियन सिविलाइजेशन दैट मतलब जो, ये भारतीय सभ्यता जो, इसके बाद लिखा है एलिवेट्स द मोरल बीइंग, एलिवेट्स का मतलब होता है बढ़ावा देना। भारतीय सभ्यता जो बढ़ावा देता है मोरल बीइंग्स का,
मानवता का बढ़ावा देता है, नैतिकता का बढ़ावा देता है। मतलब कहने का मतलब, ये लास्ट लाइन समझिए आप, जो वेस्टर्न सभ्यता है वो एक प्रवृत्ति रखता है भौतिकवाद विशेषाधिकारों का, वो हमारी भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता एलिवेट्स मतलब बढ़ाती है मोरल बीइंग्स, नैतिकता को, नैतिकवाद को बढ़ाती है, यानी हमें एक अच्छे नागरिक बनाती है, एक अच्छे नैतिकतावाद बनाती है। इसको हमने लाइन बाय लाइन हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। देखिए यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाते हैं पहला लाइन का। जैसे हम लाइन बाय लाइन सजाए हैं वैसे ही इसका हिंदी भी लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा। यहां से देखिए ध्यान से, पहला लाइन में लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 से 1948 तक बताए थे कि इनका जो जीवन काल है, जिन्हें बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता था, एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। आगे लिखा है, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में मदद की। नेक्स्ट जो लाइन है वो लिखा है, 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। अगला लाइन जो है, 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी निधन हो गई। अगला लाइन, उनकी आत्मकथा जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, और कई लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे, और जिन भाषणों को उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिया, उन्हें न केवल मूल विचारक के रूप में प्रकट करते हैं, परंतु हालांकि पवित्र मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान गुरु के रूप में भी इन्हें उभारते हैं। यानी केवल विचारक के रूप में नहीं, मूल विचारक के रूप में नहीं, इन्हें एक पवित्र मुहावरेदार अंग्रेजी के महान गुरु के रूप में भी इन्हें उभारते हैं। अगला लाइन है कि निम्नलिखित निष्कर्ष, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, में गांधी जी भारतीय सभ्यता की मूल ध्वनि के बारे में बात करते हैं, जो बीतते हुए समय के साथ डटी हुई है। आगे इसमें कहते हैं, पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता का विशेषाधिकार की प्रवृत्ति है, इस भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती है जो नैतिकता को बढ़ावा देती है। यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता है ये नैतिकता को बढ़ावा देती है, जो पश्चिमी सभ्यता से मेल नहीं खा सकती है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता भौतिकता की विशेषाधिकार की प्रवृत्ति रखती है। तो यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक जो महात्मा गांधी थे, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनके बारे में हम लोग आकृति के थ्रू लाइन बाय लाइन भी पढ़ करके हिंदी ट्रांसलेट के द्वारा भी समझे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इंडियन सिविलाइजेशन की पूर्ण कहानी, जो है लाइन बाय लाइन पूरा एसेज पढ़ करके आपको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही।